हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट क्रिया पर। और आप आज देखेंगे मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य के बारे में जानेंगे हम, क्या है मगध साम्राज्य, और उसके बाद हम सिकंदर का आक्रमण देखेंगे कि सिकंदर ने कैसे आक्रमण किया है। क्योंकि इसी के क्रम में जब मगध साम्राज्य समाप्त होता है उसी समय ही जो है सिकंदर का आक्रमण होता है। तो दोनों को हम सही से जानकारी लेंगे। और अगर बाद में वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए शुरू करते हैं मगध साम्राज्य। ठीक है, मगध साम्राज्य शुरू करने से पहले जो लोग परेशान हैं वो परेशान ना हो। हम हर टॉपिक को डिटेल में बात करेंगे और रोना ना रोएं। ठीक है, तो यहीं पे शुरू करते हैं। रोए ना कोई ये मैं दुआ करता हूँ, रोए ना कोई ये मैं दुआ करता हूँ, मैं सुबह और शाम उसी के नाम करता हूँ। मेरा खुदा मुझसे रूठ गया है, उसे मनाने की दुआ मैं दिन और रात करता हूँ। अब आप खुदा को मनाइए और पढ़ाई तैयारी करते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। और अच्छा लगे टॉपिक तो लाइक जरूर कर दें और शेयर भी करें। तो आइए चलते हैं मगध साम्राज्य की ओर। ठीक है, देखिए मगध साम्राज्य जो विकसित हुआ उसमें 16 जनपद थे उस समय। ठीक है, 16 जनपद में जो मगध साम्राज्य है वो सबसे उभर के आया। ऐसा क्यों था जो मगध साम्राज्य ही क्यों उभर के आया? तो इसका कारण देखिए क्या था कि मगध साम्राज्य कहाँ पर है, तो यहाँ पर लोकेशन है इसकी। ठीक है, जो है बिहार में। ठीक है, बिहार था वहां पर मगध साम्राज्य था। तो यहाँ पर जो है ये गंगा और गंडक और सोन नदी यहाँ पर ही मिलती है। ठीक है, बिहार में मिलती है जाकर। तो इस वजह से यहाँ पर जो है उर्वरकता ज्यादा थी। और इसके 3 कारण अगर जैसे वैसा देखा जाए, एक भौगोलिक कारण विकसित होने का, भौगोलिक और राजनीतिक कारण। ठीक है, भौगोलिक, राजनीतिक और हो जाएगा एक आर्थिक कारण। आर्थिक कारण, ठीक है। तो आर्थिक कारण था इसका, ये 3 कारण थे, भौगोलिक, राजनीतिक और आर्थिक कारण थे इसको उभरने की। ठीक है, मगध साम्राज्य को। क्योंकि देखिए यहाँ पर नदी है, नदी बह रही है, तो देखिए साधन होगा, आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नदी से हम आ जा सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर जो गंगा जब मिल रही है आकर इधर से, तो यहाँ पर उर्वरकता भी ज्यादा होगी। तो ठीक है, इस वजह से इसका कारण, इस वजह से जो है मगध साम्राज्य उभर के आया। ठीक, तो मगध साम्राज्य के हम संस्थापक की बात करते हैं। तो इसके जो संस्थापक हैं वो कौन थे? ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त, बृहद्रथ। ठीक है, यहाँ पे इसकी कौन थी? बृहद्रथ। मगध साम्राज्य की संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक इसके कौन थे? बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ इसके संस्थापक थे। ठीक, तो देखिए इसका थोड़ा नाम ऐसा है, तो बृहद्रथ के संस्थापक थे मगध साम्राज्य की। ठीक, अब मगध साम्राज्य में क्या होता है कि कई वंश हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो वंश इसमें उभर के आता है वो है हर्यक वंश। कौन सा है? हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश क्या है? देखिए हर्यक वंश के सबसे पहले हम संस्थापक जानते हैं। अगर इसकी आयु देखी जाए कब से चालू हुआ, तो 544 से लेकर ये था 412 तक। ठीक है, 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ईसा पूर्व चल रहे हैं हर्यक वंश के समय। ठीक, अब इसके संस्थापक के बारे में बात की जाए। संस्थापक, तो इसके संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। तो बिंबिसार के बारे में जानते हैं, बिंबिसार क्या थे और ये इन्होंने काम कैसे किया राजा के रूप में। ठीक, तो देखिए सबसे पहले इनका एक उपनाम था स्त्रैणिक। ठीक, इनका उपनाम क्या था? स्त्रैणिक इनका उपनाम था। अगर उपनाम पूछा जाए इनका क्या नाम था, तो उपनाम स्त्रैणिक था। ठीक, उपनाम स्त्रैणिक था। तो इन्होंने देखिए उस समय क्या था कि जो सबसे जो उभर के आया था, ये वंश उभर के आया था। संस्थापक तो जो मगध साम्राज्य के बृहद्रथ थे, लेकिन जो हर्यक वंश था वो उभर के आया था और इसके संस्थापक थे बिंबिसार। ठीक, एक बिंबिसार है, एक बिंदुसार है। तो बिंबिसार और बिंदुसार में कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो जो बिंदुसार हैं वो मौर्य वंश के हैं और बिंबिसार हैं वो हैं हर्यक वंश के। तो ठीक है, इनका उपनाम क्या था? स्त्रैणिक। ठीक, दूसरी चीज ये जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध धर्म के
अनुयायी थे, अनुयायी थे, ठीक है। अनुयायी पूछा जाता है किसके थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ठीक। देखिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सोचा मतलब जो राज्यों को जीतने का इन्होंने तरीका क्या अपनाया, तरीका इनका इतना अच्छा था। इन्होंने क्या किया कि जो पास पास के राज्य थे उनसे जो है जो उनकी लड़कियां थी उनसे शादी कर ली, ठीक है। तो उन्होंने 3 रानियों से शादी की थी और 3 राज्य उन्होंने जीत लिए, ठीक है, शादी करने के बाद। जब शादी हो गई तो मतलब वहां से जब शादी हो गई तो कोई लड़ाई का मतलब ही नहीं रहता, तो उसकी अधीन ही हो जाएगा, ठीक। तो इन्होंने ये रणनीति अपनाई, शादी कर कर मतलब राज्य को अपने उसमें मिलाना। तो देखिए 3 राज्य कौन कौन से थे जिन्होंने शादी की थी, तो महाकौशल एक था, महाकौशल, ठीक है। और देखिए एक चेटक, चेटक था जो कि वैशाली, चेटक की लड़की थी एक जो वैशाली, इससे शादी की थी और यहाँ पर इसकी लड़की से, और एक महाकौशल की रानी थी उससे शादी की थी, और एक थी मध्य राज्य की रानी थी और उसका नाम था क्षेमा, ठीक है। तो 3 रानियों से शादी की थी, एक महाकौशल की रानी से और एक चेटक की बहन थी और थी एक क्षेमा, ठीक है। क्षेमा जो कि मध्य राज्य की रानी थी, ठीक है। 3 से रानी की से शादी की इन्होंने और शादी करने के बाद अपने राज्य को बढ़ाया, ठीक। देखिए इसका एक क्वेश्चन आता है कि इसे, इसका एक और नाम है, इस वंश को हम ये वंश को हम क्या कहते हैं, पितृहत्यात्मक वंश। यानी कि इन्होंने, इनके बाद जो इनके बेटे आएंगे अजातशत्रु, तो उन्होंने इनकी मृत्यु की थी और उनकी अजातशत्रु की, उनके बेटे उदयन ने मृत्यु की थी, ठीक, उन्होंने मार दिया था। तो इसके लिए इसे पितृहत्या वंश भी इसे कहते हैं, ठीक। तो आगे चलते हैं, इसमें देखिए इन्होंने क्या काम किया, बिंबिसार ने, इनकी लड़ाई हुई थी ब्रह्मगुप्त से, सिर्फ एक ही युद्ध हुआ था इनका, मात्र ब्रह्मगुप्त से, ठीक है। ब्रह्मगुप्त से युद्ध हुआ था इनका, और ये जो ब्रह्मगुप्त कहाँ के थे, तो ये अंग के थे, अंग राज्य था उस समय, ये 16 महाजनपद थे, तो उन जनपद में ही ये अंग जो था राज्य था, ठीक। तो ये अंग की अगर राजधानी पूछ लिया जाए क्या होती है, तो अंग की राजधानी इसकी क्या थी, चंपा राजधानी थी इसकी, अंग की जो राजधानी क्या थी, चंपा राजधानी थी। ब्रह्मगुप्त जो थे यहाँ के शासक थे और इन्होंने इनसे युद्ध किया था, ठीक है, ब्रह्मगुप्त से बिंबिसार ने, ठीक। तो अब ये युद्ध आता है, ये मतलब जीत लेते हैं, बिंबिसार जीत जाते हैं, और जीतने के बाद अब क्या हुआ, आगे चलते हैं हम, ठीक है। इनसे जो संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये हो गए। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, अब इनकी लड़की पर आते हैं। चलिए तो अब मिटाते हैं इसे, ठीक है। आगे उसके बाद चलते हैं हम अगले, इनकी जो लड़की है उनके ऊपर चलते हैं, उनके बारे में जानते हैं। देखिए अब बिंबिसार के बाद इनका जो पुत्र है अजातशत्रु, ठीक है। अजातशत्रु का मतलब ये हुआ कि ये इस पर, ये आज तक इसे कोई हरा नहीं पाया है, ये अजातशत्रु है, ये अभी तक किसी से नहीं हारा है, ठीक है। तो इस वजह से अजातशत्रु इसका मतलब होता है, ठीक। तो इसका भी एक उपनाम होता है कुणिक, ये बहुत पूछा जाता है कि कुणिक किसका उपनाम है, ठीक। कुणिक जो है किसका उपनाम है, अजातशत्रु का जो नाम क्या है, कुणिक इसका उपनाम है, ठीक। अब चलते हैं इसके ऊपर, इससे बात करते हैं, ठीक है। ये सबसे महान व्यक्ति यही हुआ है, सबसे ज्यादा महान इन सब में अजातशत्रु, क्योंकि देखिए इसने अब क्या किया है, इसकी जो है सबसे पहले लड़ाई होती है प्रसेनजित एक शासक था, उससे लड़ाई हुई थी इसकी, और इसकी लड़ाई किससे हुई, इससे युद्ध हुआ था, ठीक है। युद्ध होने के बाद ये, इसने भी क्या काम किया कि इससे युद्ध करने के बाद इसकी लड़की थी बंजीरा, एक बंजीरा नाम से लड़की थी इसकी, वजीरा, ठीक, वजीरा नाम से एक लड़की थी इसकी। तो उससे शादी किसने कर ली, अजातशत्रु ने शादी कर दी। शादी करने के बाद इसका जो राज्य था, ठीक है, तो इसने देखिए दहेज में क्या दिया है, तो दहेज में दिया था जो काशी, ठीक है, काशी इसने दहेज में दान दिया था। वजीरा रानी थी, की लड़की थी, और शादी कर ली अजातशत्रु ने, और इसने काशी को किस में दिया था, दहेज के रूप में दिया था। दहेज के रूप में क्या दिया था, काशी को दहेज के रूप में दिया था, ठीक। और देखिए अब क्या हुआ कि अजातशत्रु ने
एक इसके मामा थे चेटक। मामा हुई जब क्या कहते हैं शादी हुई थी, मतलब इनके जो बिंबिसार थे, ठीक है, बिंबिसार को उन्होंने मारा अजातशत्रु ने, मारने के बाद खुद राजा बने हैं। तो ये चेटक थे, चेटक ठीक है, तो चेटक थे, चेटक पर भी आक्रमण कर दिया। तो चेटक उस समय जो थे वो राजा थे, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने युद्ध कर लिया चेटक से, लेकिन जो शादी हुई थी तो शादी में इन्होंने वो मतलब समझौता हुआ था, लेकिन इसमें शादी करनी थी चेटक में हर एक मिसाल से। तो यहाँ पर जो है चेटक ने राज्य तो अपना संभाल रखा था, ठीक है, लेकिन इन्होंने अजातशत्रु ने चेटक पर आक्रमण कर दिया। ठीक, एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि अजातशत्रु शासक बनने से पहले कहाँ के शासक थे? तो अजातशत्रु शासक बनने से पहले अंग देश के गवर्नर थे। जो अंग था, अंग देश, जो ब्रह्मगुप्त थे यहाँ के शासक, तो वहाँ के ये गवर्नर थे। कौन? अजातशत्रु राजा बनने से पहले। अंग देश की हमने राजधानी क्या बताई थी? अंग जो जनपद था उसकी राजधानी क्या बताई थी? चंपा इसकी राजधानी थी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो चेटक से इनका युद्ध होता है और चेटक को भी हारना पड़ता है। तो चेटक कहाँ के शासक थे हमने पहले बताया है, तो आपको अगर याद होगा तो ये वैशाली की थी। ठीक है, कहाँ के थे? वैशाली की थी, वैशाली के शासक थे। तो इन्होंने इनसे युद्ध करके जो भी इनका जो राज्य था वैशाली वो जीत लिया। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है और इम्पोर्टेंट? ठीक, एक सबसे बड़ी चीज इसमें ये देखने को मिलती है। ठीक, तो एक क्वेश्चन एक रह गया था यहाँ पर बिंबिसार का शुरू में, कि जो इनकी राजधानी थी वो क्या थी? राजगृह राजधानी थी। तो राजगृह इसकी राजधानी याद रखो, ठीक है, राजधानी राजगृह। और इसका दूसरा नाम था ग्रीनविच, ग्रीनविच इसकी राजधानी का दूसरा नाम था राजगृह और ग्रीनविच। ये ग्रीनविच का मतलब क्या था कि ये ग्रीनविच, ग्री मतलब पहाड़ी, जो कि चारों पहाड़ियों से घिरी हुई थी। ठीक है, ये जो थी वो चारों पहाड़ियों से घिरी हुई थी, बीच में थी। तो इस वजह से ये जो है ग्रीनविच कहा गया राजगृह को। और दूसरी चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये इसमें कि ये चारों तरफ से पहाड़ी ये हैं, तो कोई आक्रमण भी नहीं कर सकता इस, ठीक है, इसे आक्रमण नहीं कर सकता और इसे हरा भी नहीं सकता। ठीक, तो इसका कारण यही था कि अजातशत्रु का ना हारने का, कि चारों तरफ से पहाड़ी कोई आक्रमण कर ही नहीं सकता। ठीक, तो ये चीज इसमें आप देखने को मिलती है कि राजगृह से कोई नहीं जीत पाया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अजातशत्रु में और कोई महत्वपूर्ण काम यह होता है कि इसके समय बौद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है, बौद्ध जो थे गौतम बुद्ध जी, उनका क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण हुआ था इनका। यानी कि महापरिनिर्वाण का मतलब है इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी इसी के समय, अजातशत्रु के समय। और जो प्रथम बौद्ध संधि है वो भी इसी के समय हुई थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी प्रथम बौद्ध संधि। ठीक, तो हम वो पूरी बौद्ध संधियां के बारे में हम बौद्ध धर्म में जानेंगे, तो अभी सिर्फ यहाँ के बारे में चल रहे हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। उसके बाद ठीक, अजातशत्रु हो गया। अब अजातशत्रु के बाद कौन आएगा? इसका लड़का आएगा, उसका क्या नाम है? उदयन। ठीक, तो इसके बाद कौन आता है? उदयन। ठीक है, उदयन ठीक है, उदयन आता है इनके बाद। तो हर्यक वंश के शासक अगले कौन है? तीसरे नंबर की कौन है? उदयन। तो उदयन ने गद्दी कैसे प्राप्त की? तो उदयन ने भी अजातशत्रु को मार दिया। ठीक, उदयन ने अजातशत्रु को मार दिया और देखिए अजातशत्रु के मारने के बाद ये शासक बन गए। अब यहाँ पर ये सबसे महत्वपूर्ण ये चीज होती है, इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण काम किया था पाटलिपुत्र की स्थापना। पाटलिपुत्र की स्थापना, ठीक है, थोड़ा मार्कर कम दिख रहा है। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने। ठीक, तो उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की, और जिसे हम क्या कहते हैं अभी? पटना कहते हैं। ठीक, दूसरी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें कि ये जो थे उदयन एक बीड़ा वादक थे। ठीक है, बीड़ा वादक थे। उदयन क्या थे? बीड़ा वादक थे, जो बीड़ा बजाते थे। ठीक, बीड़ा वादक थे। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है इसमें कि बीड़ा वादक के साथ ये है एक ऐसा ज्ञान था, हाथियों का ज्ञान था, मतलब हाथियों को कंट्रोल करना। ठीक, हाथियों को मतलब अपनी बात मनवाना, और हाथियों के बारे में बहुत अच्छी तरीके का जानते थे। ठीक, कौन? उदयन। ठीक है, और देखिए यह सबसे ज्यादा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया था पहले कि जो किस वंश के शासकों ने सबसे पहले हाथी का प्रयोग किया युद्धों में? ठीक, तो किसने किया था? मगध साम्राज्य की जो
थे मगध साम्राज्य ने सबसे पहले किया था इसका प्रयोग। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। ठीक है, योगी उदयन से संबंधित वीणावादक थे और पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। और ये जो क्या थे, हाथियों का इन्हें अच्छा ज्ञान था और हाथियों को जो कहते थे वो ये करते थे, हाथी करते थे। ठीक है, तो अगला जो शासक आता है उदयन। ठीक है, उदयन के बाद जो अंतिम शासक हो जाएगा, अब देखिए अंतिम शासक नहीं, उदयन के बाद लास्ट ही है। ठीक, और उसके बाद आता है अगला वंश। ठीक है, इसमें सियाई डाल देते हैं थोड़ा। देखिए अब आगे चलते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर जो है ये खत्म हो जाता है कौन, हरियक वंश। अब अगला वंश आता है, अगले वंश पर चलते हैं। हरियक वंश के बाद कौन आया, तो इसके बाद आएगा अब। ठीक है, और देखिए जो पाटलिपुत्र इन्होंने बनाया था वो उन्होंने राजधानी बनाई थी अपनी। ठीक, अब आता है अगला शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश की स्थापना ही किसने की थी, तो शिशुनाग ने ही की थी। ठीक है, शिशुनाग ने ही की थी। शिशुनाग वंश की स्थापना ही किसने की थी, शिशुनाग ने की थी। शिशुनाग एक सेनापति था कि बाद में इसने जो राजा को मारकर खुद जो है ये गद्दी हासिल ली और अपने वंश की स्थापना कर दी। शिशुनाग वंश की स्थापना इसने की। ठीक, अब देखो शिशुनाग ने क्या किया कि इसने ज्यादा कुछ नहीं किया है, बस इसने राजधानी चेंज की है। ठीक है, यानी पाटलिपुत्र राजधानी थी। ठीक, तो पाटलिपुत्र से ये कहाँ ले गया, अब ये राजधानी चेंज करके पाटलिपुत्र राजधानी किसने बनाई थी, उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। और ये कहाँ की थी पाटलिपुत्र की, गंगा के किनारे की थी, बिहार में, मतलब गंगा गड्ढा की हम मिलती हैं। और देखिए दूसरी स्थापना की थी इसकी, इसने मतलब राजधानी चेंज कहाँ की है, तो वैशाली, वैशाली से राजधानी चेंज की शिशुनाग। बस यही काम किया है इसने। ठीक है, और कोई इसका इंपोर्टेंट काम नहीं है। ठीक, उसके बाद इसकी जो अंतिम शासक है, इसके बाद आता है इसका इसी वंश का कालाशोक। कालाशोक इसका शासक है इसके बाद। ठीक है, तो इसने भी कुछ नहीं किया है, इसने वैशाली को फिर पाटलिपुत्र ले गया। ये वैशाली को पाटलिपुत्र ले गया। ठीक है, वैशाली को इसने फिर पाटलिपुत्र पहुंचा दी राजधानी। इन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया। तो बस इसका अगर अंतिम शासक पूछा जाए कि कौन था अंतिम शासक, तो इसका अंतिम शासक था नंदीवर्धन। ठीक, तो अंतिम शासक कौन था, नंदीवर्धन। ठीक, अंतिम शासक यानी कि लास्ट पूछा जाए, इसका अंतिम शासक पूछ लिया जाएगा, पूछेगा तो। ठीक, अंतिम शासक कौन था, नंदीवर्धन इसका अंतिम शासक था। और देखिए कालाशोक का अगर नाम पूछा जाए तो इसका नाम था काल कर्ण।